किसी भी कार ब्रांड्स के लिए इंडियन कार मार्केट को समझना वैसा ही है जैसे गधे के सिर पर सींग ढूंढना। कार ब्रांड आएंगे और जाएंगे, लेकिन इंडियन कार मार्केट को पूरी तरह कभी नहीं समझ पाएंगे। It's pretty difficult to put into words how हमारा कार मार्केट और इंडियन कार बायर कितने कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने के लिए हम देखेंगे इंडिया में लॉन्च हुई ऐसी कार्स जिनको तगड़ा रिस्पांस मिलना चाहिए था, लेकिन किसी न किसी वजह से उन्हें डिसकंटिन्यू करना पड़ा और अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जाना पड़ा। कुछ कार्स तो काफी अमेजिंग थी जिनकी चर्चा आज भी की जाती है, जिनको आज भी पसंद किया जाता है, और उनमें से कुछ तो आज भी रोड पर दिखाई भी देती हैं, लेकिन ज्यादातर अब फाइनली खत्म हो चुकी हैं। कौन सी हैं वो कार्स, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। शुरू से शुरू करते हैं। 90s के टाइम में आई हिंदुस्तान मोटर्स की कंटेसा। 1.8 लीटर आईसुजू इंजन, पावर स्टीयरिंग, एसी, जबरदस्त सस्पेंशन, मसल कार जैसा तगड़ा लुक और बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस जैसे फीचर्स होने के बावजूद भी कॉन्टेसा इंडियन मार्केट में नहीं रह पाई। इसको 1984 में लॉन्च किया गया और 2002 में डिसकंटिन्यू करना पड़ा। ये 88 bhp की पावर और 135 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। इसकी टॉप स्पीड 125 से 130 km/h और हाई परफॉर्मेंस वेरिएंट में 160 km/h तक रिकॉर्ड की गई है। बाद में इसमें 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन इंट्रोड्यूस किया गया जो काफी शानदार पावर जनरेट करता था। कॉन्टेसा अपने टाइम की एक प्रीमियम सेडान थी। 4 से 6 लाख के बीच में ये मिल जाया करती थी। कुछ ही टाइम में ये बिजनेसमैन से पॉलिटिशियन तक सबकी पहली पसंद बन गई। इसको डिसकंटिन्यू करने के पीछे मेन रीजन माना जाता है इसके बाकी ब्रांड के कंपैरेटिवली हाई प्राइसेस और सेफ्टी। उस समय जो सेफ्टी नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए उस पर कंटेसा खरी नहीं उतर पाई। इसके अलावा मारुति ने जब लेट 90s में अपनी मारुति 1000 लॉन्च करी, हालांकि काफी सारे लोग इसका नाम नहीं जानते होंगे, मारुति 1000 भी एक प्रीमियम सेडान थी, वो भी कंटेसा से कम प्राइस पर। यहाँ से कंटेसा का डाउनफॉल शुरू हुआ और 2002 में इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। आपको इसका डिजाइन कैसा लगता है और क्या आपने कभी इसको रोड पर देखा है? कमेंट करके बताना। बढ़ते हैं अगली कार की तरफ जो कि है होंडा सिविक। इंडियन कार मार्केट में होंडा सिविक ने हमेशा ही एक अलग चार्म क्रिएट किया है, लेकिन क्या आपको पता है जो सिविक हमने इंडिया में देखी है वो यूरोपियन वर्जन से काफी अलग थी और कहने को तो ये मेरी फेवरेट कार थी। इंडिया में सिविक को लॉन्च किया गया 2006 में। ये एक ऐसी कार है जिसकी वैल्यू उसके डिसकंटिन्यू होने के बाद बहुत तेजी से बढ़ी और जो सिविक का 2019 वाला डिजाइन है वो मुझे पर्सनली काफी पसंद आता है। सिविक के डिजाइन की बात करें, स्टार्टिंग में इंडियन सिविक का भी सबसे बड़ा हाईलाइट उसका 2 स्टेप डैशबोर्ड था। 2 स्टेप डैशबोर्ड सीरियसली लगता था जैसे किसी स्पेसशिप से उठा के लाया गया हो। एकदम मॉडर्न, फ्रेश और आउट ऑफ द बॉक्स डिजाइन था जो इंडियन बायर्स के लिए एक रिफ्रेशिंग चेंज बन गया था। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो सिविक के अंदर होंडा का पावरफुल 1.8 लीटर IVTEC इंजन जो न सिर्फ स्मूथ था बल्कि काफी रिफाइंड भी, और हाइब्रिड वर्जन भी इंटरनेशनल मार्केट में ऑफर किया गया था। ये क्लियरली दिखाता है कि होंडा परफॉर्मेंस और इफिशियंसी दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा दोस्तों बात यहीं खत्म नहीं होती है। 2007 से 2010 तक मार्केट में अवेलेबल थी सिविक टाइप R। इसमें एक इनसेन 2 लीटर का K20A इंजन था जो 225 हॉर्स पावर जनरेट करता था 8000 RPM पर। मतलब एक मिनी रेस कार जैसी फीलिंग आपको इसमें मिल जाया करती थी। इसमें मैनुअल 6 गियरबॉक्स ऑप्शन, कार्बन फाइबर पैनल्स, ट्यून सस्पेंशन जैसी चीजें मिल जाया करती थी। होंडा सिविक को 2020 में काफी सारे फैक्टर की वजह से डिसकंटिन्यू करना पड़ा। इन फैक्टर्स में मार्केट शिफ्ट आता है। इंडिया में एसयूवीज और कॉम्पैक्ट कार का क्रेज तेजी से बढ़ गया जिसकी वजह से सिविक जैसी प्रीमियम सेडान की डिमांड गिर गई। वहीं लो सेल्स भी एक मेजर फैक्टर था। सिविक एक अच्छी कार थी लेकिन सेल्स नंबर वीक थे और सेडान सेगमेंट में कंपटीशन काफी टफ हो गया था। हालांकि प्राइजेस जो थे वो काफी हाई थे। सिविक प्रीमियम प्राइसिंग में आती थी जो प्राइस सेंसिटिव इंडियन बायर्स के लिए थोड़ी महंगे पड़ रहे थे। साथ ही साथ इसके लिए एक फैक्टर होंडा की स्ट्रेटेजी भी थी। होंडा ने फोकस शिफ्ट किया सिटी और एसयूवी जैसे हाई डिमांड मॉडल पर ताकि रिसोर्सेस बेटर यूज हो सके।
और लास्ट था रूल्स एंड रेगुलेशंस। नए एमिशन नॉर्म्स और सेफ्टी रूल्स के चलते उन मॉडल्स को हटा दिया गया जो फ्यूचर रेगुलेशन से मैच नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों, सिविक एक ऐसी कार थी जो परफॉर्मेंस, डिजाइन और इनोवेशन का कॉम्बो लेकर आई थी, लेकिन इंडिया में उसको कभी वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। अगर डीजल वेरिएंट आता या टाइप आर थोड़ा और अग्रेसिव पुश होती तो शायद सिविक का फ्यूचर इंडिया में और स्ट्रांग होता। हालांकि अभी भी सेकेंड हैंड मार्केट में अवेलेबल है अच्छे खासे प्राइजेस पर, और लुक्स जो है, रोड प्रेजेंस जो है, वो अभी भी शानदार लगती है। बात करते हैं अपनी अगली कार की, जो कि है मारुति की एस्टीम। एक टाइम पर ये मेरी ड्रीम कार हुआ करती थी। पर्सनली मुझे इसका लुक इतना शानदार लगता था कि मन करता था कि इसे खरीदना चाहिए। काफी सारे आपने सीरियल्स जो आते थे उस टाइम पर तो देखा होगा, और उसमें भी काफी ज्यादा लोगों को एस्टीम यूज करते हुए दिखाया जाता था। एक टाइम था जब सबको एस्टीम पसंद थी। इसका काम इंटीरियर और स्मूथ इंजन के लिए इसको जाना जाता था, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों ने मारुति के बैज को पसंद किया। एक ऐसा बैज जो सालों में क्वालिटी, रिलायबिलिटी और इंस्पिरेशन का सिंबल बन गया था। अर्ली 20s में एस्टीम का कंपटीशन Hyundai Accent, फोर्ड आइकन और ओपेल कॉर्सा जैसे मॉडल से था। मारुति एस्टीम के ब्रांड नेम की ब्रांड इक्विटी ने एस्टीम के सेल्स को तगड़ा बूस्ट दिया और एकदम से हर जगह एस्टीम ही एस्टीम दिखने लगी। एक वक्त ऐसा था जब सिर्फ अमीर लोग ही एस्टीम अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन आज अगर आपके पास आईफोन 13 प्रो लेने जितना पैसा हो तो सिर्फ 1 लाख रुपए में एक मिनी कंडीशन MPFI एस्टीम आपकी हो सकती है। दिसंबर 2007 में एस्टीम का प्रोडक्शन ऑफिशियली बंद हो गया और स्विफ्ट और डिजायर के आने के बाद इसकी रिलेवेंस भी लगभग खत्म हो गई। फिर भी आज तक एस्टीम नाम इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक हाईली रिस्पेक्टिव नेम प्लेट के तौर पर याद रखा जाता है, और मारुति सुजुकी एस्टीम को फिर से लेकर के आती है तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। प्रीमियम सेडान एस्टीम को लाया जाना चाहिए। इसके बाद सुजुकी किजाशी। फरवरी 2011 में मारुति सुजुकी ने कोशिश करी इंडियन मार्केट को एनहांस करने की और अपनी स्मॉल अफोर्डेबल कार मेकर इमेज को तोड़कर बाहर आने की। इसके आउटकम में उन्होंने लॉन्च किया अपने प्रीमियम प्रोडक्ट किजाशी, जिसके लुक्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे। इसमें 2.4 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि 4 सिलेंडर 16 वॉल्व इंजन था, जो 185 bhp की पावर, 230 Nm का टॉर्क देता था। ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में अवेलेबल थी। इसके अलावा इसमें ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल असिस्ट और प्री टेंशनर सीट बेल्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए थे। इंडिया में इसको CBU के जरिए बेचा जा रहा था। इसका प्राइस 17 से 18 लाख के बीच रखा गया, जो कि सेगमेंट को देखते हुए काफी ज्यादा था इंडियन मार्केट के लिए। किजाशी के लॉन्च के बाद इसको फरवरी 2011 में 25 यूनिट सेल्स मिली, मार्च में 103, अप्रैल में 35, मई में 50, जून में 32, और ये प्रोडक्ट एक फ्लॉप प्रोडक्ट साबित हुआ। 2014 में इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। अब इतने हाई प्राइसेस पर गाड़ी आएगी तो कहीं ना कहीं उस टाइम के हिसाब से प्राइसेस काफी हाई थे। इसके बाद Hyundai की सोनाटा। इस गाड़ी के लुक्स पर ध्यान दो। इसकी हेडलाइट आपको किस गाड़ी की याद दिलाते हैं? ये है Hyundai की सोनाटा। इस प्रीमियम सेडान को 2001 में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया। हालांकि वर्ल्ड वाइड ये काफी हिट प्रोडक्ट रहा, और Hyundai की तरफ से देखा जाए तो अभी भी ये मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में अभी भी काफी शानदार लुक्स में आता है। इसमें आपको प्रीमियम लुक मिलता था, बाहर भी और अंदर भी, यानी एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों ही काफी लग्जूरियस फील देते थे। साथ ही साथ तगड़ा इंजन मिलता था, लेकिन पुअर सेल्स की वजह से 2015 में इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। जब कार को लॉन्च किया गया था, इसका हेडलाइट सेटअप मर्सिडीज जैसा लुक देती थी और इसका प्राइस तब रखा गया था कुल 12 लाख रुपए। वहीं सेम दिखने वाली मर्सिडीज C20 का प्राइस लगभग 26 लाख रुपए था। तो इस हिसाब से Hyundai की सेल्स बूस्ट हो गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा, कार ब्रांड्स के लिए इंडियन मार्केट को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ पर सेम प्राइस में ज्यादा फीचर्स की जगह उसी प्राइस में ज्यादा नाम और ज्यादा रिलायबल गाड़ी चाहिए। इसलिए काफी सारी फीचरलेस कार अभी भी मार्केट में बनी हुई हैं, और अपने प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग अच्छे फीचर्स देने वाली कार इस मार्केट का हिस्सा ही नहीं है। Hyundai सोनाटा की सेल्स हुई कुल 2000 यूनिट। तो लो सेल्स और फ्रीक्वेंट टेक्निकल इशू की वजह से रिकॉल इसका मेन रीजन बने इंडिया से अलविदा कहने के। इसके बाद काफी सारे लोगों की फेवरेट टाटा हेक्सा। ये एक ऐसी कार है जिसने एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही खराब परफॉर्म किया। टाटा हेक्सा 2010 में आई। टाटा आर्या का एक अपग्रेडेड वर्जन थी, जिसको 2017 में लॉन्च किया गया था। ये मार्केट में आने वाली SUVs के साथ ही इनोवा जैसे MUV को भी टक्कर देने वाली थी। इसमें मिलता था 2.2 लीटर इंजन जो 156 PS की पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता था, और ये नंबर इसके कंपटीटर से बहुत ज्यादा थे। बात करें इसके डायमेंशन की तो फॉर्च्यूनर के
के आधे दाम पर आपको फॉर्च्यूनर के बराबर लेंथ विड्थ मिलती थी। इसका व्हील बेस तो फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा था। जब BS6 इमिशन नॉर्म के अंदर इसको अपग्रेड करने का टाइम आया तो इसकी सेल्स ऑलरेडी कम हो रही थी। इसकी वजह से टाटा ने इसको अपग्रेड देने की जगह 2020 में इसको डिसकंटिन्यू करना ज्यादा सही समझा। बलेनो, इससे पहले कि आप सोचो कि बलेनो अब भी मार्केट में अवेलेबल है तो इस लिस्ट में ये क्या कर रही है, तो आपको बता दें कि इसको भी अच्छे रिस्पांस नहीं मिले थे स्टार्टिंग में और इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। दरअसल बलेनो पहले हैचबैक नहीं बल्कि एक सेडान हुआ करती थी। इसे अगस्त 1999 में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था। बलेनो ने प्रीमियम सेडान सेगमेंट में काफी तेजी से अपनी जगह बनाई। इसका मेन रीजन था इसका प्राइस और इसमें मिलने वाले फीचर्स की एक लंबी लिस्ट। बलेनो को इस सेडान के बाद वो मिला जिसको वो 800 के लॉन्च और सक्सेस के बाद से ही ढूंढ रहे थे, प्रीमियम कस्टमर। उस वक्त प्रीमियम सेडान सेगमेंट का किंग बन के बैठी हुई थी होंडा सिटी, लेकिन बलेनो होंडा सिटी की डिट्टो कॉपी थी, वो भी उससे 2 लाख रुपए कम में। तो यहाँ मिल रहा था लोगों को मारुति का नाम, रिलायबिलिटी और प्रीमियमनेस के साथ बजट फ्रेंडली ऑप्शन। बलेनो उस समय 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शन में अवेलेबल थी जो 94 bhp की पावर और उसकी टॉप स्पीड 175 km/h थी, लेकिन इसके बूट का डिजाइन मोटी स्क्वायर टेल लाइट दिखने में कुछ खास नहीं लगती थी जो इसके लुक्स को काफी डल बनाती थी। सेल्स इंप्रेसिव नहीं थी। 2006 में इसको डिसकंटिन्यू करने का फैसला लिया गया और इसकी जगह एक प्रीमियम सेडान को लाया गया जो थी SX4। इसके बाद फॉक्सवैगन पोलो, कार एंथुसियास्ट की अब भी पहली पसंद है फॉक्सवैगन पोलो। इंडिया में फर्स्ट जनरेशन पोलो का प्रोडक्शन 2009 में स्टार्ट हुआ था। तब से लेकर डिसकंटिन्यू होने तक मार्केट ने पोलो के काफी वर्जन देखे। ये गाड़ी धीरे धीरे अपने सेगमेंट में एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गई थी। एक टाइम था जब पोलो ही एकमात्र प्रीमियम हैचबैक थी जिसमें डुअल एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते थे। सबसे पहले आया था 1.6 लीटर MPI और 1.2 लीटर TDI, फिर आया GT TSI और GT TDI वेरिएंट, यानी पेट्रोल और डीजल दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। 2016 में फाइनली सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस फोकस्ड 1.8 लीटर TSI पोलो GTI भी लॉन्च की गई थी। GT के लॉन्च के सिर्फ 2-3 साल बाद बड़े बड़े इशू सामने आने लगे थे। 2015 के आसपास DSG फेलियर बहुत कॉमन हो गया था, स्पेशली DQ200 ट्रांसमिशन जो पोलो में आता था। लोग तो मजाक में कहते थे जिससे दुश्मनी निकालनी हो उसको DSG ले दो। इस तरह के सीरियस इशू की वजह से फॉक्सवैगन को दुनिया भर में अनरिलायबल कार ब्रांड कहना शुरू कर दिया गया। रिजल्ट क्या हुआ, कस्टमर का ट्रस्ट खो दिया। इतना बड़ा इशू ये बन गया था कि लोग धीरे धीरे फॉक्सवैगन गाड़ियां बेचकर दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट होने लगे। पोलो की रीसेल वैल्यू भी गिर गई। सबको पता चल गया था कि पोलो एक मेंटेनेंस हैवी हाथी है। बाद 2022 में इसको लो सेल्स की वजह से डिसकंटिन्यू करना पड़ा। इसके बाद शेवरोले क्रूज। शेवरोले ने इंडिया में लॉन्च करी J30 सेडान जो ग्लोबली क्रूज के नाम से जानी जाती है। जब जनरल मोटर ने देखा कि हाई प्राइसिंग पे ये कार इंडिया में नहीं चलेगी तो उन्होंने मारा एक मास्टर स्ट्रोक, मेक इन इंडिया। लोग सोच रहे थे कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस 18-20 लाख होगी, लेकिन 12 अक्टूबर 2009 को क्रूज लॉन्च हुई सिर्फ 12,98,000 रुपए में। ये प्राइस ने पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया। सभी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को लेकर टेंशन में आ गए। पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो क्रूज थी एक डीजल रॉकेट। 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन इसमें मिलता था। 164 bhp की पावर, 360 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। SUV लेवल की पावर, वो भी एक सेडान में 0 से 100 जाती थी केवल 9.7 सेकंड में। टॉप स्पीड 184 km/h थी। हाईवे का ये किंग बन गई थी। फीचर्स की बात करें तो क्रूज फुल्ली लोडेड आई थी। लेदर सीट्स, ब्लूटूथ, टच स्क्रीन, रेन सेंसिंग वाइपर्स, क्रूज कंट्रोल, रियर कैमरा, कीलेस एंट्री। 2009 में ये सब लग्जरी था। रियर सीट लैग रूम इतना था कि अमिताभ बच्चन भी आराम से स्ट्रेच कर ले। सेफ्टी टॉप नॉच थी। ABS, डुअल एयरबैग्स, ऑटो डोर अनलॉक, चाइल्ड सीट एंकर्स, सब कुछ मिलता था। एंथुसियास्ट और मॉडिफायर्स की फेवरेट बन गई थी शेवरोले क्रूज। तो फिर हुआ क्या? 2016 के बाद क्रूज आउटडेटेड फील होने लगी। ना कोई मेजर अपडेट, न नए फीचर, फ्यूल इफिशियंसी और मेंटेनेंस कॉस्ट पे लोग शिकायत करने लगे। 2011 से 15 मॉडल्स में मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉज आए, टर्बो इश्यूज, ट्रांसमिशन फेलियर, इंजन प्रॉब्लम। 2-3 साल में ही मेजर रिपेयर्स लगने लगे। 2017 में जनरल मोटर ने इंडिया से एग्जिट अनाउंस कर दिया। क्रूज का सफर यहीं खत्म हो गया। आपको क्या लगता है, अगर फॉक्सवैगन पोलो या क्रूज प्रॉपर्ली अपडेट होती, क्या आज भी मार्केट में होती और टॉप सेलिंग में जगह बना पाती? कमेंट करके जरूर बताना। और इनमें से कौन सी कार्स है जिनको रिलॉन्च किया जाए तो आप खरीदना पसंद करोगे, ये भी जरूर से कमेंट करके बता देना। वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। सब्सक्राइब करें कार 24/7 यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।